सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, द बेस्ट ऑपरेशंस आर द वंस यू नेवर हियर अबाउट। जब से धुरंधर मूवी आई है, लोगों के अंदर हमारे सीक्रेट एजेंसीज और उनके ऑपरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी जगी है। माना कि ये फिल्म कई जगहों पर फिक्शनलाइज जरूर की गई है, लेकिन ये उन ट्रू कोवर्ट ऑपरेशंस का एक अक्स है जो हकीकत में अंजाम दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के उन सीक्रेट ऑपरेशंस की जिन्होंने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, और उस नए अननोन मैन की जिसने आतंकवादियों के सेफ हाउसेज में डर का माहौल बना दिया है। ये बात तब की है जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नई बनी थी। पाकिस्तान लगातार इंडिया के बॉर्डर एरियाज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। आरएन का एक ऐसी टीम बनाई जिसका काम था ऑफेंसिव इंटेलिजेंस। इस ऑपरेशन के तहत रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ही उनके एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान के कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर धमाके हुए और लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस को काट दिया गया। ये कोवर्ट ऑपरेशन इतनी इफेक्टिव थी कि 71 की जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। और 71 की जंग में क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ऑपरेशन काहूटा। न्यूक्लियर पावर बनने की रेस में पाकिस्तान सीक्रेटली काहूटा में एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पर काम कर रहा था। इंडिया के इंटेलिजेंस को इसका पता तब चला जब हमारे एजेंट्स ने वहां काम करने वाले वर्कर्स और साइंटिस्ट के हेयर सैंपल सीक्रेटली कलेक्ट किए। उन बार्बर्स की दुकानों से जहां वो वर्कर्स और साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे, उन बालों के साइंटिफिक टेस्ट से रेडिएशन की पुष्टि हुई और पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। काहूटा प्लांट के पास जिस नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के बाल के सैंपल उठाए गए थे, उसे रॉ के फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट्स ने अंजाम दिया था। अजीत डोभाल भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो इस तरह की जानकारियों को बैक एंड पर वेरीफाई करते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पाकिस्तान में एक मौलवी के भेष में रहते थे। उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उन्होंने वहाँ की शादियों और मैयतों तक में शिरकत की थी, ताकि वो सिस्टम के अंदर का सोशियो पॉलिटिकल डेटा निकाल सके। कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल ने मिलकर काहूटा पर एयर स्ट्राइक का प्लान बना भी लिया था, लेकिन तभी दिल्ली में सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार बनी। वो अपने आप को एक गांधीवादी और शांति प्रिय नेता कहते थे। आते ही उन्होंने रॉ का बजट 30% कम कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को फोन किया। बातों बातों में देसाई ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कह दिया, हमें पता है आप काहूटा में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये सुनते ही जिया उल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित ठिकानों के अंदर रॉ के एजेंट्स बैठे हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले 48 घंटों के अंदर काहूटा के आसपास रहने वाले हर संदिग्ध शख्स को पकड़कर मार दिया गया। हमारा पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क एक ही झटके में साफ हो गया। पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने से रोकने का वो आखिरी मौका हमने खुद अपने हाथों से गंवा दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। मोरारजी देसाई के उस फोन कॉल का जिक्र बी रमन, जो रॉ के एडिशनल सेक्रेटरी और काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड थे, उन्होंने अपनी मशहूर किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ डाउन मेमोरी लेन में विस्तार से किया है। द मेकिंग ऑफ नबी अहमद शकीर। 1975 का साल, राजस्थान का श्रीगंगानगर। एक 23 साल का लड़का, नाम रविंद्र कौशिक। वो थिएटर के शौकीन थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक पाकिस्तान की सरजमी पर खेलना होगा। रॉ ने उन्हें चुना और दिल्ली में 2 साल तक उन्हें रिगरस ट्रेनिंग दी गई। रविंद्र को सिर्फ उर्दू नहीं सिखाई गई, उन्हें इस्लामी धर्म ग्रंथों की बारीकियां भी सिखाई गई, ताकि अगर कभी मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़े तो कोई शक न करे। उनका खतना भी किया गया ताकि मेडिकल जांच में भी उनकी पहचान सामने न आए। वो पाकिस्तान नबी अहमद शकीर बनकर पहुंचे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया और पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए और प्रमोट होते होते मेजर भी बन गए। उन्होंने 79 से 83 के बीच में ऐसी खुफिया जानकारी भेजी जिससे भारत ने अपने हजारों सैनिकों को सीमा पर मरने से बचाया। रॉ ने रविंद्र से मिलने के लिए कुरियर भेजा जिसका नाम था इनायत मसीह। इनायत कोई प्रोफेशनल जासूस नहीं था। जैसे ही वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचा, इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ लिया। टॉर्चर के दौरान इनायत टूट गया और उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सालों तक उन्हें सियालकोट और मुल्तान की जेलों में तरपाया गया। पाकिस्तान चाहता था कि भारत उन्हें अपना मान ले, लेकिन दिल्ली से जवाब आया, हम इस शख्स को नहीं जानते। रविंद्र ने जेल से अपने पिता को खत लिखा था, क्या भारत जैसे महान देश के लिए कुर्बानी देने का यही सिला मिलता है। 2001 में टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई और उन्हें जेल के पीछे ही दफना दिया गया। एक मेजर की वर्दी के नीचे एक भारतीय दिल धड़कता रह गया जिसे दुनिया ने कभी नहीं पहचाना। जासूसी का अनरिटन रूल यही है कि अगर आप पकड़े गए तो आप अकेले हैं। सरकार उन्हें पहचान लेती तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत किरकिरी होती और पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर देता। इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी सफलता का जश्न नहीं मना सकती और अपनी हार का शोक नहीं मना सकती। रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर कहना सरकार का इंटरनल प्राइड था, लेकिन उन्हें पहचानने से मना करना सरकार की जियोपॉलिटिकल मजबूरी थी। ऑपरेशन चाणक्य।
1990 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी, तब रॉ ने लॉन्च किया ऑपरेशन चाणक्य। इसका मकसद दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खत्म करना था। हमारे एजेंट्स ने इतनी गहरी पेनिट्रेशन की कि वो बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स के अंदर कमांडर बन गए। उन्होंने दुश्मन के रैंक्स में ऐसी फूट डाली कि टेररिस्ट आपस में ही लड़ने लगे और कई बड़े अटैक्स को होने से पहले ही रोक दिया। द अननोन मैन मिस्ट्री। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की धरती पर एक के बाद एक बड़े टेररिस्ट का खात्मा हुआ है। ये कोई आम लोग नहीं बल्कि भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट के मास्टरमाइंड्स थे। ताहिर अहमद, जो कि मसूद अजहर का भाई है, वो हाल ही में अननोन सर्कमस्टांसेस में मारा गया। परमजीत सिंह पंजवर, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का हेड, जिसे लाहौर में मॉर्निंग वॉक के वक्त 2 अननोन गनमैन ने मार दिया। शाहिद लतीफ, पठानकोट अटैक का मेन हैंडलर, जिसे सियालकोट की एक मस्जिद में नमाज के बाद गोली मार दी गई। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर, जो पीओके में रिक्रूटमेंट देखता था, उसे भी सीक्रेटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अदनान अहमद, हाफिज सईद का बेहद करीबी और उरी अटैक का मास्टरमाइंड, जिसे कराची में उसके घर के बाहर ही मार गिराया गया। इन अटैक्स का पैटर्न इतना क्लियर है कि पाकिस्तान की आईएसआई भी हैरान है। हालांकि भारत ने ऑफिशियली इनमें किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है, लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट इसे इंडिया की बदलती ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानते हैं। आज दुश्मन अपने सेफ हाउसेज में भी सेफ नहीं है। कोवर्ट ऑपरेशन सिर्फ एक्शन नहीं होते, ये दिमाग और सब्र की जंग होती है। इन मिशंस में काम करने वाले एजेंट्स को कभी मेडल नहीं मिलता, ना ही उनका नाम न्यूज में आता है। इंडियन इंटेलिजेंस की यह अनसुनी दास्तान साबित करती है कि हम हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।